हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि कांग्रेस के नेता भोला भाई देसाई और मुस्लिम नेता लियाकत अली खां के बीच जो समझौता हुआ था उस पर विचार में विमर्श करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल मार्च 1944 में इस योजना को लेकर या समझौते पर चर्चा के लिए लंदन गए थे और कांग्रेसी नेता भोला भाई देसाई और मुस्लिम नेता लियाकत अली खां के बीच हुए समझौते को सप्रू कमेटी के अध्यक्ष तेज बहादुर ने भी समर्थन किया था। और जो दोनों नेताओं के बीच समझौता हुआ था वो ये था कि जो कमेटी बनी है या भविष्य में बनाई जानी है उस कमेटी में हिंदू और मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और इसी के आधार पर भारत के वायसराय वेवेल ने 2 जून 1945 के अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कह भी दिया था कि जो प्रस्तावित नई काउंसिल बनेगी उसमें मुख्य जातियों में से सवर्ण हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर रखी जाएगी। इस सवर्ण शब्द को सुनकर गांधी जी इतने भड़क गए थे और उसका खुलकर विरोध भी किया था, जिसके कारण भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो पूरी तरह से खटाई में पड़ गई थी, अर्थात ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। जबकि सच्चाई ये थी कि भारतीय राजनीति में क्रिप्स योजना और राजा जी की योजना लागू हुई थी। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम के समान प्रतिनिधित्व के चर्चा जो से शुरू हो गई थी। इसलिए सप्रू कमेटी ने भी केंद्रीय असेंबली में कुल 160 स्थानों में से 51 सीटें या स्थान सवर्ण हिंदुओं को दिया था और 51 सीट या स्थान मुस्लिमों को दिए जाने की सिफारिश भी कर दिया था। भोला भाई देसाई ने तो वायसराय की कमेटी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी लियाकत अली खां के बीच समान प्रतिनिधित्व के और इस समझौते का मुख्य प्रतिनिधित्व के आधार पर पहले ही गुप्त समझौता हो चुका था। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों को जेल से रिहा कराने के संबंध में था। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों के रिहा करने की योजना वायसराय वेवेल के पास भी पहुंच गई थी और तभी इसी आधार पर वेवेल योजना का भी निर्माण हुआ था। कांग्रेस को सवर्ण हिंदू संस्था की हैसियत से इस योजना को शिमला कॉन्फ्रेंस से स्वीकार भी कर लिया गया था, परंतु कांग्रेस के इतना झुकने के बाद भी जिन्ना इस बात पर अडिग रहे कि मुस्लिम लीग को ही सभी मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार मिलना चाहिए, मुस्लिम सदस्यों को निर्वाचन करने का अधिकार मिलना चाहिए। कांग्रेस ने जिन्ना से कहा कि 5 मुस्लिम सदस्यों में से कम एक मुस्लिम कांग्रेसी को शामिल करने के लिए पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन जिन्ना को ये शर्त मंजूर नहीं थी। इसीलिए शिमला कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से असफल हो गए थे। जब कांग्रेस और जिन्ना के बीच शिमला कॉन्फ्रेंस असफल हो गई थी, तभी इन्हीं दिनों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पहली किताब, जिसका नाम थॉट ऑन पाकिस्तान, जो अब नई किताब जिसका नाम पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुई थी। और इस नई किताब में एक नया चैप्टर भी जोड़ दिया गया था, जिसमें भारत की सांस्कृतिक एवं भौगोलिक एकता की वकालत भी की गई थी और कनाडा, स्विट्जरलैंड, दक्षिणी अमेरिका आदि विदेशी देशों का हवाला देते हुए या उदाहरण देते हुए पूर्ण विस्तार से ये बताया गया था कि एक ही संविधान के अंतर्गत देश से विभिन्न धर्मों को मानने वाले या विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ
भाईचारा को निभाते हुए सब मिलजुल कर रह सकते हैं। तथा आगे उन्होंने ये भी बताया था कि स्वयं हिंदुओं के अपने देश की मुख्य शांति एवं सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए था। आगे बाबा साहब जी ने बताया कि बम्बई में परेल नामक क्षेत्र में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन जो 6 मई 1945 को संपन्न हुआ था, जिसमें बाबा साहब जी ने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष एक योजना को प्रस्तुत किया था और उस योजना में ये बात रखी गई थी कि अब वो बहुसंख्यक लोगों के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। इसे अब हम सब स्वीकार नहीं करेंगे और नहीं ये एक व्यवहारिक भी है। बाबा साहब जी ने विधानसभाओं में मुस्लिम या अल्पसंख्यकों के समुदायों एवं शोषित, वंचित, दलित, दबे कुचले, गरीब, अछूतों को अधिक से अधिक सुरक्षित सीटों की मांग रख दी थी और संविधान समिति के प्रस्ताव को उन्होंने बहुत ही खतरनाक बताया था। इस प्रकार के प्रस्ताव से में फंस जाएगा, क्योंकि सन 1935 के कानून के माध्यम से ज़्यादातर विधान तो पहले ही बन चुका था। इसके अलावा सप्रू कमेटी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को भी रद्द कर दिया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो योजना बनाई थी, उस योजना में भारत का प्रधानमंत्री और सवर्ण हिंदू मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने का विचार भी शामिल था। बाबा साहब जी की इस योजना का विरोध करते हुए हिंदू समाचार पत्रों ने लिखा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो योजना बनाई है वो तो भारत में अल्पसंख्यकों को राज्य स्थापित करने वाली योजना है और ये योजना एक प्रकार से माना जाए तो हिंदुओं का अपमान नज़र आता है। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल्स को एक पत्र लिखकर 7 जून 1945 को नाराज़गी प्रकट किया था और ये भी लिखा था कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ रहा है। तथा बाबा साहब जी ने आगे पत्र में ये भी लिखा था कि देश में 9 करोड़ मुसलमानों के लिए मात्र 5 प्रतिनिधि, इसी प्रकार 6 करोड़ अछूतों के लिए मात्र सिर्फ 1 प्रतिनिधि और इसके साथ साथ 60 लाख सिखों के लिए 1 प्रतिनिधि चुने गए। ये मेरी समझ से बाहर है और ये किस प्रकार का अजीबोगरीब एवं चालाकी भरी गणित का प्रयोग किया गया, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे विचारों के खिलाफ है। इस प्रकार मेरे हिसाब से काउंसिल में अनुसूचित जातियों को कम से कम 3 सीटें मिलनी ही चाहिए थी। आगे उन्होंने ये भी कहा था कि यदि सरकार मेरी इस मांग को स्वीकार नहीं करेगी तो मुझे काउंसिल में रहना असंभव ही होगा। बाबा साहब जी ने पत्र में ये भी लिखा था कि सरकार ने तो अछूतों की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था, जिसकी वजह से उनमें आक्रोश भी है और ये भी हो सकता है कि दलित समाज नई सरकार के साथ कोई संबंध भी न रख सके और अलग से अपने लिए नया रास्ता चुनेगी। और आगे ये भी पत्र में लिखा था कि ये मेरे विचार ब्रिटिश सरकार तक भी पहुंचा दिया जाना चाहिए। चुने हुए